संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। Good morning all of you. How are you? I hope you all are fit and fine at home. This is Sunita Khare and you all know me well because I teach you moral values, but for some days I will teach you Hindi also. मैं आपको मोरल वैल्यूज़ पढ़ा रही हूँ इस क्लास में, बट कुछ समय के लिए मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि आपके जो हिंदी टीचर हैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हैं, तो आपकी स्टडी में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने कुछ दिनों के लिए आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, चैप्टर 3 सुरेंद्र रानी मैम ने आपको पढ़ाती हैं हिंदी, और उन्होंने शायद आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, चैप्टर नंबर 3, और उसका टॉपिक क्या रहेगा? आया वसंत। तो वसंत ऋतु के बारे में और इस चैप्टर के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी भूमिका को समझेंगे कि वसंत किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम नए शब्दों को पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमारे न्यू वर्ड्स होते हैं उनको जानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो वर्ड्स हमारे जब पोयम में या स्टोरी में आए तो हमें वो पूरी लाइन, पूरा जो पैराग्राफ है अच्छी तरह से क्लियर हो सके, अच्छी तरह से समझ में आ सके कि एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कविता की। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। तो जैसा कि आपको इन पंक्तियों से पता ही चल रहा है कि हम वसंत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके इस चैप्टर में और इस कविता में वसंत के बारे में क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ और उनका मीनिंग भी आपको बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पर है जग। जग यानी कि संसार, दुनिया। संसार, दुनिया जिसे हम वर्ल्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका वो है जग, यानी कि दुनिया, संसार। शोभा, कांति या चमक। अनंत, अनंत यानी असीम, जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसे कहते हैं हम अनंत। दिगंत, दिगंत यानी कि सभी दिशाएं। कौन कौन सी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये जो 4 दिशाएं हैं, इन सभी दिशाओं को कहते हैं दिगंत। पल, पल यानी कि क्षण। एक पल, एक क्षण, यानी कि जो टाइमिंग की बात बता रहे हैं वो कहलाता है पल यानी क्षण। कोकिला, कोकिला मीन्स कोयल, कोयल को कोकिला भी कहते हैं। मधुर, नेक्स्ट है मधुर। मधुर मीन्स होता है प्रिय। मधुर यानी कि प्रिय। एक मधुर, उसको भी बोलते हैं ना, बहुत ही मधुर गीत गाया, यानी कि बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा गीत गाया। और यहाँ पे मधुर का मतलब बताया गया है प्रिय, जो बहुत प्रिय हो उसे मधुर कहा गया है। बौरे, बौरे यानी कि फल में परिवर्तित होने वाला आम का फूल या कॉप लें। जैसे जब आम स्टार्ट होता है, यानी आपने देखा होगा कि जब कोई भी पौधे में सबसे पहले जब हमारा पौधा बढ़ जाता है और उसमें फल आने शुरू होते हैं, तो सबसे पहले उसमें फूल आते हैं, है ना। फूल से फिर वो बड बनती है, यानी कि वो उसकी वो कली बनती है, और फिर उसके बाद उसमें फूल, और उसके बाद फिर उसमें फल आता है। और जो फूल के पौधे होते हैं उनमें स्टार्टिंग में पहले बड आती है, यानी कि कली होती है, फिर फूल होता है। तो आम क्या है? आम बोरे, इसमें जो बोरे हैं वो आम के पेड़ के लिए कहा गया है कि इसमें जो स्टार्टिंग में जब सब आम खिलने का मतलब आम
आने का समय होता है पे उसमें, तो तब उस समय पे सबसे पहले उसमें जो बोर आती है, यानी कि जो कॉपलें शुरू होती हैं, उसके बाद फिर उसमें वो होते हैं कलियां होती हैं, और फिर उसमें वो आम होते हैं, तो उसे कहते हैं बोरें। फिर है नित। नित का मतलब होता है रोज़, प्रतिदिन, रेगुलर, है ना। तो नित मीन्स होता है हर दिन, नित्य। तान। तान यानी कि धुन, किसी धुन को तान बोलते हैं कि तान लगाया या धुन शुरू कीजिए, तो वो उसे कहते हैं तान। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जग यानी कि दुनिया और संसार, शोभा, कांति, चमक, अनंत, असीम, जिसका कोई अंत ना हो, कोई सीमा ना हो, दिग दिगंत यानी कि सभी दिशाएं, पल यानी क्षण, अंत यानी समाप्ति, किसी चीज़ का दी एंड हो जाना, तो उसे कहते हैं समाप्ति। कोकिला यानी कोयल, बोरे यानी कि फूल में परिवर्तित होने वाले आम के फूल, जिसे कौपलें बोलते हैं। मधुर, प्रिय, और नित्य यानी कि हर दिन, नित्य, और तान मीन्स धुन। ओके। चैप्टर 3 टॉपिक आया वसंत के हमने नए शब्द पढ़ लिए हैं, और अब हम पेज नंबर 38 पर वसंत की भूमिका, वसंत की भूमिका को पढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा यह भी जाने। क्या टॉपिक होगा? यह भी जाने। इसके अंतर्गत हम वसंत के बारे में समझेंगे कि वसंत ऋतु किसको कहते हैं, ये कब आता है और इसमें क्या क्या खासियत है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में साल भर 4 मुख्य ऋतुएं हैं। भारत में साल भर 4 मुख्य ऋतुओं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद क्रमवार अपनी छटा बिखेरती है। तो बच्चों, आपने पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड क्लास में भी पढ़ा है कि हाउ मैनी सीजन्स आर देयर, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर। ये क्वेश्चन अक्सर आपके पास आपको पढ़ने को मिलता है, आता है, जीके में भी आता है। तो आप हमेशा यही आंसर लिखते हो कि 3 सीजन, समर, विंटर एंड रेनी सीजन। एंड 2 सीजन्स के बारे में और जिक्र किया जाता है, जिसे हम ऑटम और स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हिंदी में हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। और यहाँ पे चर्चा की गई है 4 ऋतुओं के बारे में। इसका मतलब ये है कि मुख्य रूप से 4 ऋतुएं हैं, जिसमें इन सब बातों के बारे में, यानी कि मौसम के बारे में बदलाव होता है, और ये क्रम से चलती हैं। और बीच में हेमंत और शिशिर ऋतु भी आती है, जिसमें मौसम का बदलाव होता है। आना मतलब जो स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है, उसके बीच का माहौल होता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इनके बारे में जानेंगे कि भारतवर्ष में साल भर 4 मुख्य ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद क्रमवार अपनी छटा बिखेरती है। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि वसंत को ऋतुओं का राजा क्या कहते हैं? ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज तथा मधु ऋतु भी कहा जाता है। रंगों का त्योहार होली तथा माँ सरस्वती की पूजा का त्योहार वसंत पंचमी इस ऋतु के मुख्य त्योहार हैं। यानी कि वसंत पंचमी, जब ये वसंत का महीना चलता होता है, यानी कि जब वसंत ऋतु चलती है, तब उस समय पर होली और सरस्वती की पूजा मनाई जाती है। और सरस्वती की पूजा कब करते हो? आपको पता है, आप घर में भी करते होगे, स्कूल में भी आपको सेलिब्रेट किया जाता है कि वसंत पंचमी पर किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती माता की। सरस्वती माता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि सरस्वती माता जो है वो हमारी विद्या की देवी हैं। यानी कि जो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों को, ये ज्ञान जो हम हासिल करते हैं, वो हम किसकी देन से करते हैं? सरस्वती माता की देन से। वो जो है वो विद्या की देवी हैं। इसलिए हमें हमेशा, ये जो कई बच्चे क्या करते हैं, किताबों का ध्यान नहीं रखते, तो ये गलत है। हम भगवान को नाराज करते हैं
इसलिए हम भगवान हमें हमेशा अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। इसके लिए हमें अपनी बुक्स का, अपनी कॉपी किताबों का, पेंसिल का, हर एक चीज़ का ध्यान रख, पढ़ाई की जितनी भी चीज़ें हैं हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वसंत ऋतु में होता क्या है। तो इस ऋतु में प्रकृति अपना पूरा सौंदर्य बिखेर कर चारों ओर हरियाली और फूलों पर फूल मंडराते दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो वसंत ऋतु को बहुत ही खूबसूरत ऋतु माना गया है। इसमें चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत फूल खिले नज़र आते हैं। सरसों के फूल यानी सरसों के जो खेत होते हैं वो लहराते नज़र आते हैं। फूलों को भंवरे मंडराते हैं। पक्षियों की किलकिलाहट आसमान में सुनाई देती है और उनकी चहचहाट से सुबह पेड़ों पर चहचहाट इस तरह से गूंजती है कि ऐसे लगने लगता है जैसे एक साथ पता नहीं कितने हजारों मंदिर की घंटियां बज रही हों। इस प्रकार से ऐसा आनंदित माहौल होता है वसंत ऋतु का कि उसे बयान कर पाना बहुत ही सुखदायी भी होता है और मुश्किल भी होता है। शब्दों की कमी पड़ जाती है कि इसको हम कैसे बयां करें। यह ऋतु ये जो वसंत जो ऋतु है का आरंभ माघ महीने की शुक्ल पंचमी से आरंभ होता है। इस मौसम में ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। वसंत के आगमन पर किसान जो है वो नई फसलों के पकने का इंतज़ार करने लगते हैं। यानी कि वो इंतज़ार करते हैं कि अब फसलें पकने वाली हैं। सरसों के पीले पीले फूल खेतों में चारों ओर लहलहाते दिखाई देते हैं। आसमान में पक्षी की किलकारियाँ जैसे मानो वो इस ऋतु का जी खोल के स्वागत करना चाहते हो। वसंत ऋतु के अलावा ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु का जिक्र किया गया है 4 ऋतुओं में। और हेमंत और शिशिर ऋतु ये भी है। हेमंत ऋतु उसको कहते हैं जो शीतकाल में यानी कि गुलाबी सर्दी, जिसको कहते हैं ना गुलाबी सर्दी है, यानी कि हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू होती है। शिशिर ऋतु में बहुत अधिक ठंड यानी कि वो जाड़े की जो सर्दी होती है ना, जाड़े की वो वाली, यानी कि कपकपाने वाली, हड्डियों को कपकपाने वाली, उसे कहते हैं शिशिर ऋतु। ठीक है ना। वसंत ऋतु में होली और माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के अलावा रंग पंचमी और नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी पर सभी पतंग उड़ाने का आनंद भी लेते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। जापान में चेरी, अब ये देखिए हमारे भारतवर्ष में तो इस त्योहार को बड़े उल्लास के साथ मनाया ही जाता है। साथ में विदेशों में भी उसका महत्व है। यानी कि जापान में चेरी, जापान का राष्ट्रीय फूल, ये जो जापान चेरी लिखा हुआ है, चेरी ब्लॉसम को जापान का सकुरा नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस फूल को, ये जापान का राष्ट्रीय फूल है। जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल का फूल है। तो जापान का जो चेरी है यानी कि चेरी ब्लॉसम, इसे राष्ट्रीय फूल माना गया है। किसका? जापान का। और इसे सकुरा भी कहा जाता है। यह जापान का राष्ट्रीय फूल है। इस फूल को आशा का प्रतीक माना गया है। इसका खिलना बसंत के आगमन की सूचना देता है। यानी कि जब ये खिलता है तो लोगों को पता चल जाता है कि अब वसंत ऋतु आने वाली है। जापानी लोग इस खुशी में हनामी नामक त्योहार मनाते हैं। जब ये फूल खिलता है तो लोग खुश होते हैं जापान के, और उस खुशी में वो कौन सा त्योहार मनाते हैं? हनामी नामक त्योहार मनाते हैं। नीदरलैंड वसंत के आगमन पर रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों की चादर से ढक जाता है। इसका मतलब क्या है कि नीदरलैंड में ट्यूलिप वाले फूलों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा फूलों की जो खेती होती है ट्यूलिप की, वो कहाँ होती है? नीदरलैंड में। ओके, तो आज हमने पार्ट 3 के नए शब्द और इसकी भूमिका को पढ़ा है। कल हम इसकी पोएम को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे, और आगे भी हम इसके वर्क को कंटिन्यू जारी रखेंगे। ठीक है ना। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा पढ़ना और मेरा पढ़ाना भी। थैंक यू।